नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, तारीख है 27 मार्च 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहली खबर है कि इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर पैक्ट लाइकली टू मिस जून डेडलाइन, यानी कि भारत यूएस के बीच जो नागरिक परमाणु समझौता था, सिविल न्यूक्लियर पैक्ट थी, तो उसकी जून 2017 तक की जो आखिरी तिथि थी वो पार कर सकती है। यानी कि जिस तिथि पे अभी तक हमको वो रिएक्टर्स प्राप्त हो जाने चाहिए थे, अब हमको वहाँ तक नहीं मिलेंगे, यानी कि जून तक प्राप्त नहीं हो पाएंगे, आगे तक प्राप्त होंगे। तो इसके पीछे कारण क्या है, ये देरी क्यों होने वाली है? इसके पीछे कारण ये है कि हमारे जो समझौते हुए थे, तो दरअसल पे उस समझौते के तहत जिस कंपनी को ये रिएक्टर्स बना करके हमको देने थे, वो कंपनी खुद को दिवालिया घोषित करने वाली है। तो जब कंपनी ही दिवालिया घोषित होने वाली है तो रिएक्टर्स कौन बना के देगा? तो पहली बात तो ये थी कि अमेरिका के साथ डील ये हुई थी कि उनके यहाँ की जो कंपनी है वेस्टिंग हाउस, तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर बना करके भारत को देगी। आपको बता दूं कि वेस्टिंग हाउस जो है तो प्राइवेट कंपनी, लेकिन जब तक अमेरिका की सरकार की सहमति नहीं हो जाती तब तक वो प्राइवेट कंपनी भी किसी दूसरे देश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती है, या रिएक्टर नहीं दे सकती है। ठीक, तो यही था कि अमेरिका के साथ जब वो न्यूक्लियर डील हो गई और जब वो देना तय हो गया, तब हमें लग रहा था कि जून 2017 तक हमारे पास वो आ जाएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स। लेकिन अभी क्या है कि उसमें डिले होना लगभग निश्चित ही हो गया है, क्योंकि उस कंपनी ने घोषित कर दिया है कि हम अगले महीने दिवालियेपन की एक याचिका, मतलब वहाँ पे डालनी पड़ती है एक याचिका कि हम दिवालिया होने वाले हैं, तो हमको अनुमति दी जाए ये कंपनी बंद करने की। हालांकि आपको इसमें बता दूं कि डील तो हमारी अमेरिका के साथ थी, लेकिन इसमें जापान का भी एक कारक, एक फैक्टर जुड़ा हुआ था। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसमें जापानी कारक या जापानी फैक्टर क्या था। तो दोस्तों, जापानी फैक्टर ऐसा था कि ये जो वेस्टिंग हाउस कंपनी है, तो दरअसल पे इस कंपनी की जो पेरेंट है, यानी कि इसकी जो असली मालिक है, तो वो जापान की कंपनी तोशिबा है। ठीक, और हुआ ये था कि जापान की कंपनी होने की वजह से तोशिबा के ऊपर वो सारे कानून लागू होते हैं जो कि जापान ने बनाए हुए हैं। और जापान ने एक कानून बनाया हुआ है कि जापान किसी भी ऐसे देश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देगा जिसने कि परमाणु बम अपने किसी अन्य कार्य के लिए बना लिया हो या कि उसको बनाने की कोशिश कर रहा हो। तो आपको पता है कि भारत ने अब एक परमाणु बम अपना बना लिया था, तो ये हो गया था कि जापान अब भारत को कभी भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देगा। तो इसीलिए आपको बता दूं कि जापान ने कभी भी भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं दी, क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी देश अगर परमाणु बम के लिए तकनीक इस्तेमाल करना चाहता है या वो कर चुका है, तो हम उसको नहीं देंगे, ये हमारे दर्शन के खिलाफ है। तो दिक्कत यही थी। तो मोदी जी ने जाकर बहुत प्रयास किए थे, उसके पहले भी प्रयास चल रहे थे यूपीए की सरकार में भी। तो उन प्रयासों की वजह से अंतिम में एक एग्रीमेंट हुआ था, न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी एनसीए, जिसमें जापान अंतिम तौर पे सहमत हो गया कि ठीक है, हम भारत पे भरोसा करते हैं कि वो इस तकनीक का या कि इन रिएक्टर्स का गलत उपयोग नहीं करेगा, इसलिए हम उसको ये रिएक्टर्स देंगे। तो तोशिबा तैयार हुई कि ठीक है, जो हमारी कंपनी है वेस्टिंग हाउस नाम की, ठीक, जो कि सब्सिडियरी कंपनी है, सहायक कंपनी है, अब वो जा करके आपको ये तकनीक उपलब्ध करा देगी, वो रिएक्टर्स उपलब्ध करा देगी। तो ले दे करके ये जो समझौता हुआ था उसको भी वहाँ पे पार्लियामेंट में, जापानी पार्लियामेंट में, जापानी संसद में पहले एक सहमति, अंतिम सहमति लेनी थी। ठीक, तो वो जो अंतिम सहमति मिलनी थी तो वो हमको अभी तक मिल जानी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या कि जापान में वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, तो जिस सत्र में वो हमें सहमति लेनी थी, शिंजो आबे के ऊपर एक घोटाले का आरोप लग गया। यानी कि कहा गया कि एक कोई स्कूल खुल रहा है, कोई बहुत बड़ा स्कूल जो कि बड़े बड़े लोगों के बच्चों के लिए होगा, तो वहाँ पे उन्होंने शायद कुछ घूस वूस खाई है, या कि फिर उसको बनवाने में हो सकता है कि कुछ शेयर फर्जी तौर पे अपने नाम से लिए हुए हैं। तो जो कुछ भी मामला है तो उसके में हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा मामला उठा जिसकी वजह से वहाँ पे विपक्ष ने हंगामा किया, और उस चक्कर में जो हमारी न्यूक्लियर डील थी वो लटक गई है। तो इन्हीं दो कारणों की वजह से कि पहला क्या है कि वेस्टिंग हाउस खुद को दिवालिया घोषित करने वाली है, और दूसरा क्या है कि जापान की संसद में जो सहमति मिलनी थी एनसीए को, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, वो न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट को, तो वो वहाँ पे जापानी संसद में लटक गई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया सेफ बट कैन डू मोर फॉर टूरिस्ट, यानी कि भारत सुरक्षित है लेकिन पर्यटकों के लिए और भी बहुत कुछ कर सकता है।
तो आपको बता दूं, एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान का नाम आया है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO। ठीक, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मैड्रिड में। और मैड्रिड कहाँ है? मैड्रिड जो है तो स्पेन की राजधानी है। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि UN से संबंधित जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं तो उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो विकीपीडिया पे UN का एक पेज है जिसमें उसके सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानकारी दी है। तो ऐसे तकरीबन 30-35 ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो जा करके उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उनमें से एक ही ऑर्गेनाइजेशन उठा करके दिया जाएगा। ठीक, और कई बार ऐसे ऑर्गेनाइजेशन दिए जाते हैं जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, जैसे कि शायद पिछली बार OPCW के बारे में दिया था। तो वो सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे, तभी जा करके आप वहाँ क्वेश्चन बना पाएंगे। एकदम सिंपल कोई WTO से संबंधित या कुछ ऐसा नहीं देगा। अगर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, UN के कुछ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सवाल आता है तो सवाल ही बड़ा कठिन कर देते हैं फिर। और अगर उसे किसी ऐसे शाखा के बारे में सवाल आता है जो खुद में बहुत पॉपुलर नहीं है, तो सवाल तो बड़ा आसान होता है लेकिन लोग उसको पढ़े हुए नहीं होते हैं। तो इसके बारे में जा करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो इसका ये कहना है UNWTO का कि भारत के पास कई सारी ऐसी संभावनाएं हैं कि अगर वो चाहे तो अपने पर्यटन को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकता है। तो उन्होंने कहा कि भारत में ये समस्या है टूरिज़्म के साथ कि यहाँ पर ये इतना बड़ा देश है कि कई बार जब बाहर से लोग आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि वो पूरा भारत घूम लें। तो इसके लिए उनका कहना था कि इसके लिए भारत को एक ब्रांडिंग करनी चाहिए और अलग अलग तौर पे ये दिखाना चाहिए कि जो अलग अलग मकसद से भारत आना चाहते हैं तो वो अलग अलग किन जगहों पर घूम सकें। और ऐसे उनको सर्किट्स अपने विकसित करने चाहिए कि जो जिस मकसद से आया है भारत में पर्यटन करने, तो उसको उन सर्किट्स के तहत उन विशेष स्थानों पर ले जा करके घुमाया जाए। दूसरा उनका कहना था हैज़ल फ्री वीज़ा, यानी कि बिना किसी भी लचड़ पचड़ के आसानी से वीज़ा अगर प्राप्त हो जाए, यानी कि बिना किसी समस्या के वीज़ा प्राप्त हो जाए, तो और भी ज़्यादा लोग भारत आकर के अपना पर्यटन करेंगे और इससे भारत की इकॉनमी भी बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा आपको बता दूं UNWTO के बारे में कि इसमें लिखा है कि एजेंसी विच प्रमोट्स रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज़्म, यानी कि एक ऐसा संगठन जो इस बात के लिए जिम्मेदार है कि सस्टेनेबल यानी कि सतत रूप से संधारणीय, यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज़्म यानी कि ऐसा टूरिज़्म जहाँ पर हर कोई जा सकता है। ठीक, और तीसरा कुछ दिया नहीं, मतलब 2 ही चीज़ें दी हुई हैं। तो इसके जो बाकी के पॉइंट्स हैं तीसरे चौथे जो हैं, तो आप इंटरनेट में जा करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगली खबर है कि इंडियाज़ आइज़ थ्रू फॉरेन मार्केट, यानी कि भारत की जो निगाहें हैं तो ध्रुव के विदेशी व्यापार पर लगी हुई हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन टॉक्स विद श्रीलंका एंड साउथ एशियन नेशंस एम्फेसिस ऑन मेंटेनेंस, यानी कि भारत जो है तो श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनके साथ बातचीत कर रहा है, और जो प्रमुख जोर रहेगा तो वो मेंटेनेंस पर होगा, यानी कि इसके रखरखाव पर होगा। तो है क्या कि जब कोई एक देश खरीद लेता है कोई एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर, तो उसकी जो सबसे बड़ी समस्या आती है उसके रखरखाव की होती है, क्योंकि इसमें खराबियाँ वगैरह बहुत आती रहती हैं। तो उसका रखरखाव जो है तो वो बहुत स्किल्ड लोगों के द्वारा, कुशल इंजीनियर के द्वारा ही किया जाना होता है। तो ये होता है कि अगर आप किसी को एयरक्राफ्ट बेचते हैं या कोई हेलीकॉप्टर वगैरह बेचते हैं तो बाद में आपको उनको मेंटेनेंस भी लगातार देना पड़ता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि भारत ने एग्रीमेंट अभी बढ़ाया है किसके साथ, रूस के साथ, ताकि जो सुखोई विमान हैं तो उनमें उन भविष्य में जो समस्याएं आएंगी, जो मेंटेनेंस उनका करना पड़ेगा, तो वो अभी भी रूस ही करेगा, भारतीय इंजीनियर्स को नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत के द्वारा रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ अपने मित्र देशों को ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा सामग्रियां निर्यात करने के लिए भारत श्रीलंका और कई सारे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ बातचीत कर रहा है, ताकि उन्हें ध्रुव नामक हेलीकॉप्टर की सप्लाई की जा सके। और ध्रुव जो है तो वो एक इंडिजिनसली डेवलप्ड यानी कि स्वदेशी रूप से विकसित एक लाइट हेलीकॉप्टर, यानी कि बहुत ही हल्की वजन वाला हेलीकॉप्टर है। आगे लिखा हुआ है कि सप्लाइंग डिफेंस इक्विपमेंट, यानी कि रक्षा साजो सामानों की आपूर्ति और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की सहायताएं यानी असिस्टेंस उपलब्ध कराना उस कार्य के लिए, ताकि वो देश भी अपने देश में घरेलू तौर पे इन डिफेंस सामग्रियों को, रक्षा सामग्रियों को खुद ही विनिर्मित कर सके। इस चीज़ के लिए भारत के द्वारा जो सहायता उपलब्ध कराई जाती है तो वो एक नई प्रवृत्ति के रूप में उभरा है।
तो आगे जो दिए हुए हैं तो ध्रुव के बारे में कुछ आंकड़े दिए हुए हैं और उसका कुछ इतिहास वगैरह दिया हुआ है, तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। और अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन वाराणसी, यानी वाराणसी में G20 की एक कार्य समूह की मीटिंग होगी। ठीक, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो G20 देश का एक वर्किंग ग्रुप है, तो वो आकर के वाराणसी में मिलेंगे और किस चीज़ पे वो जोर दे करके बात करेंगे, इवॉल्विंग ग्लोबल इकोनॉमिक सिनारियो, यानी कि उभरता हुआ वैश्विक अर्थव्यवस्था परिदृश्य। ठीक, और वहाँ पर उनका जो सबसे ज़्यादा जोर रहेगा वो होगा इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि समावेशी विकास, तो वही उनका मेन एजेंडा ही होगा इस बार। तो यहाँ पर एक नाम आ रहा है फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप, ठीक, जो कि G20 का एक कोर ग्रुप से, यानी कि जो G20 देश हैं तो वो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग कमेटी या ग्रुप बना करके रखते हैं। ठीक, तो हर बार आवश्यक नहीं होता है कि उसका शिखर सम्मेलन हो, यानी समिट हो कि उसके राष्ट्राध्यक्ष आकर के ही मिलें। तो वहाँ पर क्या होता है, कमेटी बना दी जाती है, तो जो कोई भी मसले होते हैं तो उनको उस कमेटी के द्वारा बैठक बुला करके सॉल्व कर लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ख़ास नाम लिखा हुआ है, बाकी जो खबर है तो उसमें बहुत ख़ास नहीं है। ठीक, वो तो आएगी जब आगे तो उस पर बारे और विचार किया जाएगा। ये लिखा हुआ है कि शांति प्रयास 2 करके एक 28 देशों का सैन्य युद्ध मतलब सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक, तो ये जो है तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ के रखिएगा कि इसका पहला अभ्यास कब हुआ था और ये शांति प्रयास द्वितीय है, तो ये अभी चालू है और 7 अप्रैल को ये समाप्त होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी युद्धाभ्यास भारत करता है तो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, ये याद होना चाहिए कि किन देशों के साथ करता है। तो एक लिस्ट है इंटरनेट पे, तो आप जब उस पर टाइप करेंगे तो आपको गूगल में मिल जाएगी, तो उस पूरी लिस्ट को आप याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये आने की संभावना सर्वाधिक है। तो अगली खबर है अंतर्राष्ट्रीय वाले पेज से कि हांगकांग चूजेस फर्स्ट वुमन हेड, यानी कि जो हांगकांग है तो उसने पहला महिला प्रमुख चुना है। तो इसका मतलब ये है कि आपको बता दूं कि जो हांगकांग है तो वो 1997 तक किसके कब्जे में था, वो ब्रिटेन के कब्जे में था। ठीक, और बाद में फिर क्या किया गया कि उसको चीन को हस्तांतरित कर दिया गया। लेकिन वहाँ पर चूँकि जो व्यवस्था है तो पूर्ण रूप से वैसी नहीं है जैसे कि चीन में है, क्योंकि हांगकांग में लगातार लोग डेमोक्रेसी की यानी कि लोकतंत्र की मांग करते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी की मांग करते रहते हैं। लेकिन चूँकि चीन एक कम्युनिस्ट देश है, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है और वहाँ पे जो सरकार होती है तो वो जो कम्युनिस्ट पोलित ब्यूरो बनती है उसके द्वारा बनाई जाती है सरकार, यानी कि जो एक कम्युनिस्ट पार्टी का अपना ढांचा होता है सरकार उसी से बनती है। ठीक, तो वहाँ पर कोई एक तरीके का वोटिंग राइट्स आदमी को नहीं होता है। लेकिन जो यहाँ पर देखा जाए हांगकांग में देखा जाए तो हांगकांग में जो एक मेयर चुना जाता है तो उसके लिए क्या होता है कि वोटिंग होती है। लेकिन ये वोटिंग भी ऐसी नहीं होती है कि आम आदमी इसमें वोट करता है। दरअसल पे इसमें 1200 लोगों की एक कमेटी होती है। ठीक, और वो कमेटी वोट करके उस व्यक्ति को चुनती है जो कि हांगकांग का मेयर होगा। तो दरअसल पे सिर्फ इतना मान लेने के लिए कि ये जो 1200 व्यक्ति हैं तो ये हांगकांग में जितने भी लोग रहते हैं तो उनमें से जितने भी प्रकार की कम्युनिटीज़ हैं उन सारी कम्युनिटीज़ से 1 या 2 लोग इसमें शामिल होते हैं, ऐसा माना जाता है। और वो उसी प्रकार से वोट करते हैं जिस प्रकार से उनकी जनता ने उनके लिए कहा है। तो थोड़ा बहुत डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि आप सोचिए कि ये 73 लाख की आबादी है इस शहर की। ठीक, और उसमें केवल 1200 लोगों को उसमें वोट देना है। तो 1200 लोगों की एक इलेक्शन कमेटी होती है, चुनाव समिति होती है। और ये जो इलेक्शन कमेटी होती है तो ये प्रो बीजिंग यानी कि बीजिंग समर्थकों से भरी हुई होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा बना के रखा हुआ है चीन ने अपने यहाँ मतलब हांगकांग में सिस्टम कि इस कमेटी में उन लोगों को घुसने ही नहीं देता है जो कि बीजिंग की यानी कि चीन की नीतियों के विरोधी हों। तो ज़्यादातर जितने लोग होते हैं तो वो चीन के समर्थक ही होते हैं, बहुत ही कम गिने चुने लोग होते हैं जो चीन की बहुत सारी कम्युनिस्ट नीतियों के विरोधी होते हैं। तो ले दे करके यही है कि जब 1200 लोगों को वोट देना है और उसमें से तकरीबन 800-900 लोग चीन के समर्थक ही हैं, तो उसी व्यक्ति को चुनेंगे जिसे कि उनको निर्देश दिया जाता है बीजिंग की तरफ से कि आपको इसको चुनना है। तो याद रखिएगा कि जो नाम है इनका नाम है कैरी लैम, और ये वहाँ पे बीजिंग बैक सिविल सर्वेंट यानी कि बीजिंग द्वारा समर्थित एक सिविल सर्वेंट रही हैं। ठीक, तो है क्या कि सीधी सी बात है कि जब ये बीजिंग की इतनी बड़ी समर्थक नहीं हैं तो इनका नाम आ जाना कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक,
तो यहाँ पर जो अपोजिशन था तो उसने विरोध किया, उसने कहा कि दरअसल पे उस व्यक्ति को चुनने की बजाय जो कि अभी हांगकांग के हालातों को ज़्यादा बेहतर सुधार पाता, उस व्यक्ति को चुन लिया गया है जो कि बीजिंग समर्थक है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजिंग समर्थक है उसको चुन लिया गया, और जो हांगकांग के बारे में ज़्यादा बेहतर सोचता है वो थोड़ा सा बीजिंग विरोधी है, इसलिए उसको नहीं चुना गया। तो वहाँ पे लोगों ने उस बात के लिए आवाज़ उठाई थी कुछ लोगों ने, हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस इतना आपको जानना है कि ये वहाँ की पहली महिला मेयर होंगी। ठीक, तो यहाँ पे अगले लिखा हुआ है कि यमन प्रेसिडेंट सेंटेंस टू डेथ, यानी कि जो यमन के राष्ट्रपति हैं तो उन्हें मौत की सज़ा दी गई है। तो आपको बता दूं कि यमन में क्या हुआ है, यमन में जो हूथी विद्रोही थे तो हूथी विद्रोहियों ने राजधानी सना पे और बाद में प्रमुख शहर अदन पे कब्जा कर लिया, और एक तरीके से जो पूरा का पूरा यमन देश ही है तो वो अब हूथी विद्रोहियों के कब्जे में आ चुका है। ठीक, और उसके जो राष्ट्रपति थे मंसूर हादी तो खुद भाग करके सऊदी अरब में बैठे हैं। तो है क्या कि अब दोनों के बीच एक पीस टॉक्स की बात चल रही थी कि किसी प्रकार की शांति वार्ता हो जाए शायद, क्योंकि ये जो युद्ध चल रहा है दोनों पक्षों के बीच तो उसमें 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और आपने देखा भी होगा कि ऑपरेशन राहत भारत ने चलाया था कि यमन में रहने वाले भारतीयों को वहाँ से निकाला था। तो है क्या कि स्थिति तो वहाँ पे बड़ी नाजुक है। उल्टे अब वहाँ पे क्या है कि जो हूथी सरकार अब बनी है वहाँ पे, यानी कि जिन हूथियों ने कब्जा करके रखा हुआ है यमन में, उन्होंने अब एक नई सज़ा सुना दी है हादी को कि उनको मौत की सज़ा दी जाएगी। ठीक, अब है क्या कि हादी तो बैठे हैं सऊदी अरेबिया में, तो ठीक वैसे ही है कि भारत दाऊद इब्राहिम को बोले कि मौत की सज़ा सुनाते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो दूसरी जगह बैठा है, तो कोई सज़ा वजह का तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, वो सज़ा का पालन नहीं हो सकता। ठीक, वैसे ही जो है तो मंसूर हादी तो बैठे हैं सऊदी अरब में, तो उनको मौत की सज़ा दे देने से भी कोई मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के हाथ में वो तो थोड़ी हैं कि मौत की सज़ा दे देगा। खाली ये है कि हूथी विद्रोही ये मौत की सज़ा दिखा करके ये बोलना चाहते हैं कि हम कोई भी बात नहीं करेंगे हादी से, यानी कि हम एक तरीके से हादी को अपनी तरफ से मरा हुआ मानते हैं कि हम नहीं मानते कि उसके साथ कोई बातचीत हो सकती है। तो अब है क्या कि जब हूथी विद्रोही यही बात के लिए तैयार नहीं है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि यमन में अभी कोई पीस टॉक्स होने की संभावना है। हालांकि यहाँ पे एक खबर है, तो खबर महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन मुद्दा महत्वपूर्ण है उससे जो जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि यूके कॉल्स फॉर एक्सेस टू मैसेजिंग सर्विसेज, यानी कि यूके ने मैसेजिंग सर्विसेज पे अपनी पहुंच बनाने की मांग की है। तो आपको बता दूं कि इस समय जो व्हाट्सएप में मैसेजिंग होती है तो दरअसल पे वो इनक्रिप्टेड होती है, यानी कि वो कोई विशेष प्रकार का कूटकरण उसमें होता है, इनक्रिप्शन होता है, जिसकी वजह से वो मैसेज सिर्फ उसके एंड यूज़र्स यानी कि वही आखिरी लोग देख सकते हैं जिनके द्वारा या तो भेजा गया है या कि जिनके द्वारा प्राप्त किया गया है। जो बीच का चैनल होता है, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो जो इंटरनेट प्रदान कर रहा है, ठीक, या कि फिर कोई भी और हो, हैकर वैकर जो भी हो, उसके लिए उस जानकारी को प्राप्त करना लगभग असंभव है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर व्हाट्सएप खुद भी चाहे कि वो वहाँ पर उस चीज़ को देख ले, तो अगर पूरा मार्क जुकरबर्ग ही नहीं तैयार हो जाता, मतलब कि अगर मार्क जुकरबर्ग ही तैयार हो जाएं कि अब इसको देख लेना चाहिए तभी देखा जा सकता है, वहाँ पे उसको सिस्टम को ऐसा बनाया गया है कि वहाँ का कोई एक दो इंजीनियर भी अगर उसको हैक करना चाहे तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसा उन्होंने इतना तगड़ा सिस्टम बनाया है अभी व्हाट्सएप का कि उसको तोड़ पाना लगभग असंभव कर दिया है। यानी कि जिन लोगों ने उसको बनाया भी है तो उसको एक सेगमेंट में नहीं बनाया, अलग अलग सेगमेंट बना के उसको पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को बाद में जोड़ दिया गया। तो इतना मुश्किल हो गया उसको तोड़ना कि कोई नहीं तोड़ सकता। तो आप सोचिए कि हुआ क्या था कि अभी जब अमेरिका में सैन बर्नार्डिनो अटैक हुआ था तकरीबन 1 साल पहले, तो उसमें जो आतंकवादी था, तो जब उसका मोबाइल लिया गया आईफोन, तो वो उन्होंने भी ऐसा सिस्टम बना के रखा हुआ था कि उसको हैक करके खोलना बड़ा मुश्किल था, असंभव था। और उसमें अगर ऐसा था कि अगर आप गलत कोड डाल देंगे 3 बार तो उसका सारा डाटा अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इजराइल से हैकर बुलाए गए थे, विशेष हैकर, जो कई दिन तक उस काम में लगे रहे थे और फिर अंतिम में वो किसी तरीके से हैक वैक करके फिर अंतिम में वो खोल पाए थे उस चीज़ को। वो भी तब खोल पाए थे कि जब वो कोड सिर्फ 4 अंकों का था। अगर वो 5-6 अंकों का कोड डाल देता तब तो भारी मुश्किल हो जाती। तो यही कहना है कि ये जो यूके में जिसने पार्लियामेंट में अटैक किया,
तो इसका हमें व्हाट्सएप मैसेज चेक करना है। हम जानना चाहते हैं कि ये किन आदमियों से बात करता था और किन व्यक्तियों से ये प्रभावित था और किन विचारधाराओं से प्रभावित था। लेकिन क्या है कि व्हाट्सएप बोल रही है कि नहीं, हम वो सारी जानकारियाँ नहीं दे सकते हैं, नहीं तो जो दुनिया भर के लोग हैं तो वो हमसे ये कहेंगे कि आप हमारी पूरी प्राइवेसी सरकार को दे देने वाले हो। तो जब सरकार के पास हमारी सारी जानकारी चली जानी है तब फिर हम आपका क्यों यूज़ करें। तो लोग फिर दूसरी कंपनियों की तरफ भागेंगे, उन कंपनियों की तरफ जो कि उन्हें पर्याप्त साइबर सिक्योरिटी दे सकती हैं। तो है क्या कि व्हाट्सएप और फेसबुक जो है या कि जो बाकी कंपनियां भी हैं, जैसे कि आपको बताऊं कि जब वो हैकिंग करवाई थी सरकार ने इजराइल के हैकर्स के द्वारा, तो सारी कंपनियां नाराज़ हो गई थी। फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, एप्पल जितने हैं तो सारे नाराज़ हो गए थे कि ये सरकार गलत काम कर रही है और ये जो लोगों की सिक्योरिटी के लिए हमने बनाया है फीचर, तो ये उसको खुद ही तोड़ने के लिए आगे जा रही है। तो अब दिक्कत ये है कि एक तरह तो सरकार के ऊपर भी प्रेशर है कि अगर उनके ऊपर कोई आतंकी हमला होता है तो खोजबीन के लिए, जांच पड़ताल के लिए तो उनको वो मैसेज चाहिए ही चाहिए कि वो जाने कि ये कहाँ से मैसेज आए थे, किसने भेजे थे। जबकि ये प्राइवेट कंपनियां जो हैं तो ये चाहती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्राइवेसी को बरकरार रखें, निजता को बरकरार रखें और किसी भी व्यक्ति की कोई भी जानकारी किसी दूसरे तक ना जाए। अब भले ही वो आतंकवादी है पर उन्हें लगता है कि वो आतंकवादी के नाम पर अगर हम किसी एक व्यक्ति की सूचना दे देते हैं तो इससे हमें अपने उस नीति में बदलाव करना पड़ेगा जिसमें हमने कहा है कि हम किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। और अगर हम एक व्यक्ति की दे देते हैं तो आगे चल के दुनिया भर की सरकारें हमसे उन सभी व्यक्तियों की इन्फॉर्मेशन मांगेंगी जो कि ज़रूरी नहीं कि आतंकवादी हों। हो सकता है कि सरकार किसी खास व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहती हो या सरकार कोई मिनिस्टर कार्रवाई करवाना चाहता हो, तो हो सकता है कि वो कोई एक फर्जी इल्ज़ाम लगा करके वो सारी सूचनाएं निकलवा ले। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं जो कि वो अपने सामने महसूस कर रहे हैं, तो इस वजह से वो नहीं चाहते हैं कि उनको मजबूर किया जाए किसी भी व्यक्ति की सूचना सरकारों को देने के लिए। और मैं आपको बता दूं ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और मेंस में साइबर सिक्योरिटी एक पूरा सब्जेक्ट है, वो एक पूरा टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी में पेपर 3 में। तो वहाँ पर इससे एक क्वेश्चन बनना बिल्कुल बहुत संभव है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि बायोडीजल बॉडी कॉल्स फॉर लोअर स्टेट टैक्सेस, यानी कि जो बायोडीजल संबंधी एक निकाय है तो उसने इस बात की मांग की है कि राज्यों के द्वारा लगाया जाने वाला कर या टैक्स कम होना चाहिए। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाई स्टेट टैक्सेस ऑन बायोडीजल और इफेक्टिवली रेंडरिंग द ग्रीन फ्यूल सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपेंसिव देन रेगुलर डीजल, यानी कि राज्यों के द्वारा बायोडीजल पर लगाया जाने वाला जो बहुत ज़्यादा कर है उसकी वजह से बायोडीजल लगातार महंगा होता जा रहा है उस रेगुलर डीजल के मुकाबले जो कि ज़्यादा प्रदूषण करता है। तो दोस्तों बायोडीजल जो है तो एक प्रकार का ग्रीन फ्यूल होता है, मतलब कि एक ऐसा फ्यूल होता है, एक ऐसा ईंधन होता है जिसको कि डीजल में मिलाया जाता है। ठीक, जब डीजल में इसको मिलाया जाता है तो इससे क्या होता है कि उसमें जो थोड़ा प्रदूषण है वो भी कम हो जाता है, नंबर 1। हालांकि उतना ज़्यादा कम तो नहीं होता है, लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी सफलता प्राप्त हो, मतलब कि हमें लाभ होता है उससे, वो ये होता है कि हमें डीजल का इंपोर्ट कम करना पड़ता है, यानी कि पेट्रोलियम का इंपोर्ट कम करना पड़ता है जिससे कि हम खुद ही डीजल बनाते हैं। तो उसकी वजह ये है कि जो बायोडीज़ल है तो किसके द्वारा बनाया जाता है, वो आपको पता है कि उसके लिए विशेष प्रकार के सीड होते हैं, बीज होते हैं, जेट्रोफा वगैरह कहलाते हैं। ठीक, तो ये जो बीज होते हैं तो इनसे बायोडीजल बनाया जाता है और बाद में इसको क्या किया जाता है, आम डीजल में मिला दिया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये सरकार तय कर दे कि सारे जितना भी डीजल भारत में बेचा जाएगा तो उसमें 10% बायोडीजल मिला करके बेचा जाएगा। तो अगर ऐसा कर देती है तो भारत सरकार का जो डीजल के लिए पेट्रोलियम का आयात है तो 10% तक गिर जाएगा, यानी कि हमें आयात नहीं करना पड़ेगा उतना ज़्यादा पेट्रोलियम डीजल बनाने के लिए। ठीक, हम उसके जहाँ पे बायोडीजल का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि ये भी है कि बायोडीजल का अधिकतम इस्तेमाल तकरीबन 25% तक ही किया जा सकता है, यानी कि 75% डीजल तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। लेकिन फिर भी अगर आप 25% तक अपना इंपोर्ट कम कर सकते हैं डीजल पे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हमारी जो इंपोर्ट है, आयात है, तो वो पेट्रोलियम पे इतनी ज़्यादा है कि बाकी जितने आयात हैं तो उसके सामने काफ़ी कम है। हमारा मतलब मुख्य आयात ही पेट्रोलियम का है इस समय। तो ये लिखा गया है कि द इंडस्ट्री इज जस्ट नॉट मूविंग अहेड बिकॉज ऑफ स्क्यूड रेट ऑफ टैक्सेशन। स्क्यूड का मतलब होता है विषम, यानी कि जो उद्योग है तो वो विषम प्रकार की कर नीतियों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और यहाँ पे उन्होंने लिखा कि द टैक्सेस बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर वेरी हाई। राज्यों के द्वारा जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एज सुन एज बायोडीजल इज़ ब्लेंडेड विद डीजल द
टैक्सेस कैन गो एज हाई एज 20 to 30% डिपेंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जब इस बायोडीजल को डीजल के साथ मिलाया जाता है तब उस पर जो टैक्स लगाया जाता है तो वो तकरीबन 20 से लेकर के 30% तक बढ़ जाता है। इस बात पे निर्भर करता है कि किस राज्य ने कितना लगाया है। तो उनका कहना था कि जो सबसे कम लगाया है किसी भी राज्य ने तो 20% है, और किसी भी राज्य ने से सर्वाधिक लगाया है तो 30% है। यानी कि सारे राज्य 20 से 30% के बीच इस पर टैक्स लगा देते हैं। तो उसका कहना था कि द बायोडीजल इटसेल्फ बिकम 7 to 8 रुपीज़ मोर एक्सपेंसिव दैन डीजल। यानी कि जो बायोडीजल है खुद इस वजह से 7 से 8 रुपए उस डीजल से महंगा हो जाता है जो कि आमतौर पे बेचा जा रहा है। यानी कि ऐसा डीजल जिसमें कि आपने बायोडीजल मिला करके उसको एक स्पेशल डीजल प्राइम डीजल बनाया है, और जो एक रेगुलर डीजल है तो प्राइम डीजल जो होगा जो कि बायोडीजल से मिला हुआ है तो ये 7 से 8 रुपये महंगा होगा। तो उनका ये कहना है कि जब ये महंगा हो जाता है तो लोग इसको नहीं खरीदते हैं। जब नहीं खरीदते हैं तो अपने आप ही इसकी जो सेल है वो डाउन हो जाती है, और जब इसकी सेल डाउन है, इसकी जब डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई कैसे होगी? जब सप्लाई नहीं होगी तो हम प्रोडक्शन किसके लिए करेंगे? तो उनका कहना था कि बायोडीजल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं जारी रह सकता है इस पैमाने पर। क्यों? क्योंकि जब उसको कोई मांगेगा ही नहीं तो उसको बनाएगा कौन? अगला है दोस्तों, जीआईसी में भी फर्स्ट पीएसयू टू गो पब्लिक। यानी कि जो जीआईसी है तो पहली ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होगी इंश्योरेंस के क्षेत्र में जो कि पब्लिक होगी। तो अब ऐसा आपको बता दूं कि यहाँ पर जो जीआईसी है तो अभी तक पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी थी, समझ रहे हैं ना। तो सरकारी और सार्वजनिक में वैसे बहुत फ़र्क नहीं होता है, लेकिन एक मूलभूत फ़र्क ये होता है कि जो प्योरली गवर्नमेंट कंपनी होती है उसमें 100% हिस्सा सरकार का होता है, और जो पीएसयू होती है पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है उसमें 51% या उससे ज़्यादा हिस्सा सरकार का होता है, और उसके बाकी के शेयर आम लोगों में बेच दिए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि भारत में जितनी अभी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं तो उसमें से वो कंपनियाँ जो हैं तो अभी तक उनका सार्वजनिकीकरण नहीं किया गया, उनको पब्लिक कंपनीज़ नहीं बनाया गया है। तो इसका नाम है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, GICRE। ठीक, तो GICRE जो है तो अब ये कहा गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा कि इसके IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर्स जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों जो IPO होते हैं तो वो किसी भी कंपनी के शुरुआती शेयर होते हैं, अर्थात जब कोई कंपनी सबसे पहले बार शेयर मार्केट में उतारी जाती है तो उसके IPO जारी किए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि द गवर्नमेंट होल्ड्स 100% स्टेक इन GICRE। यानी कि सरकार जो है तो उसका GICRE में 100% हिस्सा है या हिस्सेदारी है। ठीक, विच प्रोवाइड्स री इंश्योरेंस सपोर्ट टू 55 जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। और ये क्या करती है कि जो 54 लाइफ इंश्योरेंस या सामान्य इंश्योरेंस कंपनियां हैं तो उनको री इंश्योरेंस प्रदान करती है। यानी कि जैसे कि इंश्योरेंस कंपनियां आपको इंश्योरेंस प्रदान करती हैं, वैसे ही ये कंपनियां खुद न डूब जाएं, खुद न बर्बाद हो जाएं किसी प्रकार की वित्तीय दुर्घटना की वजह से, तो उनको फिर से इंश्योरेंस देने के लिए इनके ऊपर भी एक कंपनी होती है और वो GIC का उसी का काम करती थी। और GIC क्या करती थी कि इन 54 इंश्योरेंस कंपनियों को अपनी तरफ से इंश्योरेंस देती थी। ठीक, और वो जो इंश्योरेंस कंपनियां थी तो वहाँ GIC में आकर के प्रीमियम भरते थे अपना। लेकिन ये क्या थी कि ये पूरी तरीके से अभी तक सरकारी कंपनी थी जिससे कि अब पब्लिक किया जाएगा। तो ये तो जाहिर तौर पर है कि इसके भी 51% से ज़्यादा शेयर सरकार अपने पास ही रखेगी। जिसके अभी तक 100% रखे हैं तो उसके तो 51% तो रखेगी ही रखेगी। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि मासिव ब्राउन ड्वार्फ 750 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। यानी कि 750 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक ड्वार्फ तारा, यानी कि ड्वार्फ तारा नहीं बोलेंगे उसको, ड्वार्फ ही बोलेंगे, एक वामन प्राप्त हुआ है जो कि भूरे रंग का बहुत विशाल है। ठीक, तो पहली बात तो ये है कि ड्वार्फ होते क्या हैं। ड्वार्फ का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है बौना या वामन, जो कि छोटा होता है। ठीक, अब बेसिकली क्या है, जो ड्वार्फ्स होते हैं या कि बेसिकली जिन्हें हम ब्राउन ड्वार्फ्स कहते हैं, ये ना तो ग्रह हैं पूरे और ना ही पूरे तारे हैं। तो ये क्या है, ये ग्रह और तारों के बीच की एक अवस्था है। उसके पीछे कारण क्या होता है कि ये ग्रहों से तो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी इनके अंदर इतना ज़्यादा द्रव्यमान नहीं होता है कि जिसकी वजह से इनके अंदर किसी प्रकार की थर्मोन्यूक्लियर प्रक्रिया यानी कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो पाए। तो जो पूरा आर्टिकल है तो पहले मैं आपको उसका पूरा सार बताऊंगा। ठीक, उसके बाद फिर इसकी जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको अलग से बता दूंगा। तो सार ये है जो सबसे महत्वपूर्ण है
कि आपको पता होगा कि जो ग्रह होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, ठीक। ऐसे ग्रह होते हैं जिनके की जो भूमियाँ हैं वो कैसी होती हैं, वो चट्टानी होती हैं, जैसे कि पृथ्वी हो गई, मंगल हो गया, तो इनकी जो ज़मीन है वो चट्टानी है। तो जैसे कि कोई भी मान लीजिए कि आपने रोवर वगैरह भेजा, आपने देखा कि अभी जो मार्स पे रोवर भेजा गया है तो वहाँ की सतह पे उतर करके वहाँ पे लगातार घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक। तो वो जो नासा का रोवर है तो वहाँ पे नीचे उतर चुका है। क्यों? क्योंकि जो मार्स है तो उस पर अपना एक पूरा लैंड है, पूरी ज़मीन है उसकी, ठीक, वो ठोस है। इसी तरीके से पृथ्वी में है, इसी तरीके से चंद्रमा में भी है, ठीक। पृथ्वी, मंगल, चंद्रमा ये सब रॉकी हैं। लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि जुपिटर में अगर आप कोई ऐसा यान भेजें तो आप उसे कहीं पर उतार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जुपिटर में कोई ज़मीन है ही नहीं। जुपिटर पूरी तरीके से गैस का और तरल का एक बादल है और कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर वहाँ पे कोई यान भेजा जाए तो वो लगातार उसमें अंदर ही घुसता जाएगा, अंदर ही घुसता जाएगा, और अंदर बहुत ज़्यादा जब तापमान आएगा तो हो सकता है वो वहाँ पे जाकर के पिघल जाए। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि वो वहाँ की ज़मीन में कभी उतर नहीं सकेगा, क्योंकि जुपिटर में कोई ज़मीन है ही नहीं, ठीक। तो यही वजह है कि वहाँ पर लगातार जो जुपिटर में प्रक्रियाएं घटित होती रहती हैं, तो जो उसका अंदर का ताप है और जो उसके अंदर की प्रक्रियाएं घटित हैं होती हैं, तो उसी से उसके बाहर लगातार स्टॉर्म्स यानी कि जो बड़े बड़े तूफ़ान हैं वो उठते रहते हैं, ठीक, जो कि हमें अक्सर दिखते भी हैं टेलीस्कोप्स के द्वारा। तो एक तो जुपिटर हो गया। अब हम लेते हैं सूर्य को। सूर्य को भी हम जानते हैं कि सूर्य भी क्या है, वो जुपिटर की तरह ही एक बहुत बड़ा गैस का गोला है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम है। अब क्या है कि जुपिटर भी जो है तो वो भी गैस का गोला है, सूर्य भी गैस का गोला है, लेकिन फ़र्क है दोनों में। फ़र्क ये है कि सूर्य का जो अपना द्रव्यमान है वो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से जो उसका केंद्र है, जो उसका कोर है, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा हो गया कि जो अणु थे तो आपस में एक दूसरे से इतनी तेज़ी से टकराए कि वहाँ पे एक प्रकार की थर्मोन्यूक्लियर प्रक्रिया यानी कि वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूज़न अर्थात नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो गई, और उसी से इतनी ज़्यादा ऊर्जा निकली कि जो सूर्य था वो इतना तेज़ी से जल उठा, ठीक। वो जो सारी ऊर्जा है सूर्य की, वो नाभिकीय संलयन से उत्पन्न हुई ऊर्जा है। लेकिन चूंकि जुपिटर में इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण नहीं उत्पन्न हो पाया क्योंकि उसका आकार कम था, इस वजह से उसके अंदर थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाई, ठीक। अब देखें इन दोनों के बीच की कौन सी अवस्था है। इन दोनों के बीच की ऐसी अवस्था है कि जिसमें जो एक नया पिंड था वो जुपिटर से तो बहुत बड़ा है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, जो ये एक नया ब्राउन ड्वार्फ मिला है तो ये जुपिटर से 90 गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक। और 90 गुना बड़ा होने के बावजूद भी इसमें इतना गुरुत्वाकर्षण नहीं उत्पन्न हो पाया कि इसके अंदर इसके हाइड्रोजन के जो अणु हैं इतनी तेज़ी से टकराएं कि वो आपस में जुड़ करके हीलियम बना दें और एक वहाँ पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया शुरू हो पाए। तो वहाँ पर चूंकि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया नहीं शुरू हो पाई तो ये जो ड्वार्फ था ये तारा नहीं बन पाया। अगर इसका आकार और ज़्यादा होता ना तो ये तारा बन चुका होता। क्यों? क्योंकि जब और ज़्यादा होता तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता, जिसकी वजह से टक्करें बढ़ जाती, तो उसके अंदर हो सकता है कि वो ताप नाभिकीय अभिक्रिया या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया वहाँ पर शुरू हो जाती। लेकिन चूँकि आकार थोड़ा सा कम था, ठीक, उस हिसाब से कि ये तारा बन सकता, इसलिए इसके अंदर वो प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाई। तो इसमें जो ख़ास बात है, इसकी सबसे विशेष बात यह है कि ये पहला ऐसा ड्वार्फ मिला है जिसमें 99.99% हाइड्रोजन है। यानी कि हाइड्रोजन तो सभी में होता है, जैसे सूर्य है तो सूर्य का भी जो मेन फ्यूल है हाइड्रोजन ही है, मुख्य ईंधन हाइड्रोजन ही है, लेकिन उसमें भी 99.9% हाइड्रोजन इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक। और उसके अलावा आप जाएंगे किसी और ऐसे ड्वार्फ पे खासकर कि जो कि अभी जिसके अंदर नाभिकीय संलयन शुरू ही नहीं हुआ है, तो वहाँ पर तो ऐसा मतलब पॉसिबल ही नहीं हुआ था अभी तक खोज पाना कि कोई ऐसा ड्वार्फ मिले जिसमें कि 99.99% तक हाइड्रोजन प्राप्त हो। तो ये कहा जा रहा है कि ये प्योरेस्ट हाइड्रोजन वाला ग्रह है, यानी कि ये पूरी तरीके से हाइड्रोजन गैस का एक गोला है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इसका जो नाम रखा गया है SDSS J0104+1535, ठीक। तो ये जो नाम है तो ये मजबूरी में रखने पड़ते हैं क्योंकि अरबों खरबों पता नहीं कितने पिंड हैं इस पूरे ब्रह्मांड में कि
कोई सामान्य नाम तो सबको नहीं दिया जा सकता, तो ऐसे गणितीय नाम दिए जाते हैं। तो नाम तो कभी नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि ड्वार्फ क्या होते हैं या कि ब्राउन ड्वार्फ क्या होते हैं। तो याद रखिएगा कि कितनी दूर है ये 750 लाइट ईयर्स दूर है। तो सूर्य के जो निकटतम तारा है उसका नाम क्या है, ठीक, ये मेरा प्रश्न है आपकी तरफ, ठीक। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सूर्य का जो निकटतम तारा है उसका क्या नाम है, ठीक। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के द हिंदू का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। तो 25 का नहीं आ पाया था, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो उसको कर लीजिएगा, आप अपने से कोशिश कीजिएगा। और बाकी जो है तो आपको बता दूं कि जितना भी आना है करंट अफेयर्स इस बार यूपीएससी में, तो वो अप्रैल तक का ही आना है, ठीक। मई का नहीं आएगा, मुश्किल से हो सकता है 4 मई 5 मई इतने का आ जाए, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 18 जून को पेपर है, तो उनको पेपर भी बनाना है, फिर उसको छापना है, फिर पूरे इंडिया में भेजना है, ठीक। तो कोई ऑनलाइन पेपर तो है नहीं कि वो तो अगर 5 दिन पहले भी बना लें तो अपने आप हर जगह पहुंच जाएगा। तो ये क्या होता है, प्रोसेस ऐसी है इसकी पूरी की पूरी कि इसमें महीना 1.5 महीना तो लगेगा ही लगेगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि 18 जून को पेपर है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि 30 अप्रैल के बाद ही कोई भी घटना उसमें करंट अफेयर के तौर पर जोड़ी जाएगी। तो इसीलिए मेरा भी ये है कि 30 अप्रैल तक ही मैं इसका अनुवाद करूँगा, फिर उसके बाद मुझे अपनी भी तैयारी में लग जाना है पूरी तरीके से, और आप सभी को भी लगना है। और फिर आना भी नहीं है जो करंट अफेयर में, उसको भी बहुत ज़्यादा पढ़ करके कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो आगे चल के जो करना है तो देखा जाएगा, लेकिन अभी 30 अप्रैल तक का आप कवर करते रहिए। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।